बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 का आखिरी टॉपिक रेनल फेलर, इसी में हम डायलिसिस, हेमोडायलिसिस और ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी भी पढ़ेंगे। तो ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा। आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 ख़त्म करने जा रहे हैं। रेनल फेलर है क्या? याद हो तो हमने किडनी में वर्ड्स यूज़ किया था, रेनल कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल्स वगैरह। बेसिकली जो रेनल वर्ड्स है वो हमारे पास किडनी के वर्ड्स में यूज़ आता है, इस्तेमाल होता है। किडनी को ही हम रेनल कहते हैं। रेनल फेलर यानी गुर्दों का नकारा होना रेनल फेलर कहलाता है। अब ये रेनल फेलर होता क्या है, इसकी काजेज़ क्या हैं? समटाइम कुछ ऐसे पीपल्स जो बहुत ज़्यादा टेंशन, हाइपर टेंशन सबसे मेजर काज है हमारे पास रेनल फेलर की। ठीक है, हाइपर टेंशन में होता यूँ है कि अगर कोई इंसान ज़हनी तौर पर ज़्यादा परेशान है, दबाव लेता है, तो उसका असरात हमारे दिलो दिमाग के अलावा गुर्दों पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे नकारा होने की सबसे बड़ी वजह बनती है। दूसरे डायबिटीज़ यानी कि जो इंसान शुगर के पेशेंट हैं, शुगर का लो होना, बढ़ जाना, ये भी हमारे पास रेनल फेलर की सबसे बड़ी वजह में आता है। तीसरा नंबर अगर हम देखा जाए तो इंक्रीज द साल्ट कंसनट्रेशन इन द ब्लड। बॉडी में वाटर की मिकदार कम हो रही है, साल्ट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही है, आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही है, वो भी हमारे पास गुर्दों के नकारे की सबसे बड़ी वजह बनती है। रेनल फेलर की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि साल्ट की कंसनट्रेशन का इंक्रीमेंट हो जाना। अब इसके सिम्टम्स हैं क्या कि रेनल फेलर की सबसे बड़ी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुर्दे ख़राब हो गए हैं? सबसे पहले ये होगा कि हमारे हैंड और फुट में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। बॉडी के किसी पार्ट को में स्वेलिंग होगी, सबसे ज़्यादा हमारे पाँव सूजेंगे, हमारे हाथ और हमारी आइज़ की स्वेलिंग भी रेनल फेलियर की एक सबसे बड़ी सिम्टम्स है। दूसरा नंबर रिपीटिंग ऑफ द वॉमिटिंग, स्टिलिंग, बार बार उल्टियाँ आएंगी, वॉमिट होंगी, ये हमारे पास एक सबसे बड़ी सिम्टम्स हैं रेनल फेलियर की। नोज़िया आती है, रिपीटिंग यूरिन, बार बार पेशाब का आना, पेशाब के साथ पस आना, ये भी हमारे पास इसकी सिम्टम है। ट्रीटमेंट में अब हमारे पास जो है वो डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? आर्टिफिशली क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, मसनूई तरीके से खून को साफ़ करना हमारे पास डायलिसिस कहलाता है। अब डायलिसिस की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। एक टाइप हमारे पास आ जाती है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरी है हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि एक ही टाइम में जस्ट आर्टिफिशली ब्लड क्लीन होगा, उसके बाद नहीं होगा, ये प्रोसेस जस्ट वन टाइम होता है। पेरिटोनियल में होता यूँ है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में एक पेरिटोनियल कैविटी के साथ पेरिटोनियल बैग लगा होता है, एसोसिएटेड पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, बैग विच है फ्लूइड कनेक्टेड विद द पेरिटोनियल। अब इस पेरिटोनियल के साथ एक बैग कनेक्ट होता है जिसमें फ्लूइड होता है। ठीक है, अब ये होगा यूँ कि जब गट के साथ यानी कि पेरिटोनियल कैविटी की वाल के साथ ये बैग पेरिटोनियल लगेगा, तो जो उसमें फ्लूइड होगा ब्लड में, वो इस फ्लूइड के साथ अटैच हो जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड के, वो इस फ्लूइड में अटैच होकर रिमूव हो जाएंगे, और जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में क्लीन होके रिवॉल्व करेगा। दूसरा, फ्लूइड रिमूव थ्रू द पेरिटोनियल, वही बात कि जो फ्लूइड है वो हमारे पास पेरिटोनियल के थ्रू रिमूव हो जाएगा, और जो ब्लड है वो बाकी हमारी बॉडी में रिमूव यानी कि मूव करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरी टाइप है वो हमारे पास हेमोडायलिसिस की है। हेमोडायलिसिस में क्या है? हेमोडायलिसिस को बेसिकली हम डायलाइजर बी के कहते हैं। ये एक डायलाइजर मशीन है जिसमें ट्यूब्स लगी होती हैं, और इस ट्यूब्स को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का भी नाम करते हैं। इसमें होता यूँ है कि जो ट्यूब्स हैं उसे बॉडी के साथ अटैच कर लिया जाता है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब जो बॉडी में ब्लड है वो एक साइड से ट्यूब में मूव कर रहा होता है, डायलाइजर से निकल रहा होता है। अब होगा यूँ कि जब इस डायलाइजर को हम ब्लड के साथ अटैच करते हैं, तो जो बॉडी फ्लूइड्स है, अब इन ट्यूब्स के अंदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं जो आउटसाइड द अराउंड द ट्यूब फ्लूइड के, इस ट्यूब के अराउंड हमारे पास फ्लूइड पाया जाता है। अब जो ब्लड में फ्लूइड होगा वो इन ट्यूब्स में आएगा। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो फ्लूइड के साथ मिलकर मूव हो जाएंगे, और जो क्लीनिंग ब्लड है वो डायलाइजर के साथ पूरी बॉडी में मूव कर जाएगा। ये था हमारे पास हेमोडायलिसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द किडनीज की तरफ। ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी में नेक्स्ट आपको स्टार्ट करता हूँ कि ट्रीटमेंट किडनी का ट्रीट कैसे हैं, कैसे चेंज करते हैं, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। ट्रांसप्लांट ऑफ द किडनी।
अब देखते हैं ट्रांसप्लांट ऑफ द किडनी, हमारा लास्ट टॉपिक। ट्रांसप्लांट ऑफ द किडनी। अच्छा, ट्रांसप्लांट ऑफ द किडनी है क्या? यानी कि जिसके गुर्दे बिल्कुल नकारा हो चुके हैं, किडनी बिल्कुल फेलर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, आर्टिफिशियली भी वर्क नहीं कर रहे, तो उसका एक लास्ट हल होता है कि हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी एक दूसरे डोनर के साथ हम ट्रांसप्लांट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब वो डोनर क्या है? डोनर अगर डेड है तो उसकी किडनी जस्ट फॉर 1 और 2 आवर के लिए काबिल इस्तेमाल होती है, उसके बाद ये किडनी यूजेबल नहीं होती। अब इसकी सबसे पहली शर्त है ये कि जो डोनर है वो हेल्थी होना चाहिए, ठीक है, हेल्थी हो, और ज़रूरी नहीं कि जो डोनर है वो रिसिप्टेंट्स के रिश्ते में है, रिश्तेदारों में से है। तो अगर वो रिश्ते में ही है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, प्रोटीन्स कैविटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हो। अब जो है कि अगर हम देखा जाए कि जो एक किडनी देने वाला डोनर है, इसकी कितनी देर क्या क्या शराइत होनी चाहिए? डोनर हेल्थी होना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रिश्तेदार ही हो, ब्लड ग्रुप एक दूसरे के साथ मैच करता हो, प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच करती हो, तब ही ब्लड डोनर और रिसिप्टेंट दोनों हेल्थी रहेंगे। अब जो किडनी दी होती है डोनर ने, वो 10 to 15 ईयर्स के लिए वर्क करती है, ठीक है, 10 से 15 साल तक काम करेगी, उसके बाद ये भी किडनी बिल्कुल नकारा हो जाती है। तक जो है ये किडनी वर्क, समटाइम ये होता है कि ट्रांसप्लांट गलत भी हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि डॉक्टर इसके रिकवर करते हैं। रिकवर करने के बाद इसकी सबसे बड़ी फिर पेशेंट को है जो कि दोबारा से डायलिसिस करवाना पड़ता है, डायलिसिस का प्रोसेस अगेन करवाना पड़ता है। तो देखा जाए तो 10 से 15 साल तक ये किडनी वर्कआउट करती है, उसके बाद फिर पेशेंट जो है डोनेट करना पड़ेगा डोनर को, फिर डोनर ढूंढना पड़ेगा, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करने पर ये प्रोसेस फर्दर चलता रहता है। तो ये था हमारा रेनल फेलर, और सारा टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया है, ये हम अब हमारा ये चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी मेरे नहीं ख्याल से कोई टॉपिक स्किप हुआ होगा, अगर इसमें कोई भी क्यूरी आपको है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।